स्टूडेंट, आप देख रहे हैं गेजन सक्सेस पॉइंट और आज हम करने जा रहे हैं +1 बिजनेस स्टडी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। आज इसका सेकंड लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर हमारा इससे पहले वाले पार्ट में हो चुका है। तो इसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी के अंदर हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था कि बिजनेस जो है किस किस से बना है। बिजनेस इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स का एक कंबाइंड रूप है। तो इसमें इंडस्ट्री के बारे में हमने पढ़ लिया था। इंडस्ट्री में क्या थे, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे, यानी कि इस एक्टिविटी तक इंडस्ट्री तक प्रोडक्ट बन जाता है। आज हमें पढ़ना है कि कॉमर्स में क्या करना है। देखो यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया तो कॉमर्स क्या करेगी, इस इंडस्ट्री से उठाकर प्रोडक्ट यहाँ कंज्यूमर बैठा है, कंज्यूमर तक वो सप्लाई करेगी। यानी कि कॉमर्स के अंदर अब इतने से समझ आ जाता है कि इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट बन चुका है तो यहाँ से प्रोडक्ट को, उद्योग से प्रोडक्ट को लेकर उपभोक्ता तक पहुँचाना है प्रोडक्ट को। तो इस दूरी के बीच में जो जो एक्टिविटी की जाएगी वो सारी की सारी एक्टिविटी हमारी क्या कहलाएगी, कॉमर्स कहलाएगी। तो इसको हम आज डिटेल से करते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं जिसमें आज हम क्या करने वाले हैं। हम इसमें सबसे पहले करेंगे कॉमर्स का मीनिंग, इसके कंपोनेंट कौन कौन से और इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉमर्स क्या है। तो कॉमर्स का ये बहुत बड़ा मीनिंग दिया हुआ है, आपको शॉर्ट में बताना चाहती हूँ मैं। तो इसमें एक टूल किट दे रखी है, इसमें देखो, इसका अभिप्राय उन समस्त क्रियाओं के योग से है जो वस्तुओं के आदान प्रदान में उत्पन्न होने वाली व्यक्ति, स्थान, समय, जोखिम, वित्त और सूचना की बाधा को दूर करने के लिए की जाती है। हम मानते हैं ये दो पार्ट है, यहाँ पे है इंडस्ट्री और यहाँ पर बैठा है कस्टमर। कस्टमर बैठा है, अभी यहाँ प्रोडक्ट बन जाता है, प्रोडक्ट यहाँ बन गया, यूज़ करने वाला बैठा है इस जगह पे। तो क्या ये हर एक कस्टमर यहाँ से आकर प्रोडक्ट खरीद लेगा? नहीं खरीदेगा। क्या इंडस्ट्री उनके घर घर तक प्रोडक्ट दे आएगी? नहीं दे पाएगी। तो इसके अंदर क्या होता है, इंडस्ट्री से लेकर कस्टमर है वहाँ तक प्रोडक्ट पहुँचाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ से प्रोडक्ट उठाना है, उठाकर उपभोक्ता तक ले जाने के लिए क्रय विक्रय, एडवर्टाइजिंग की, सेलिंग की बहुत सारी एक्टिविटी करेंगे, जिसमें बीच में इंश्योरेंस भी कराएंगे, पैसे की ज़रूरत होगी, इन्फॉर्मेशन देंगे, कम्युनिकेशन की ज़रूरत होगी, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटी करनी पड़ती है। और ये इस एरिया के अंदर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जो एक्टिविटी की जाएगी वो सारी एक्टिविटी आपकी क्या कहलाएगी, कॉमर्स कहलाएगी। तो यही इस टूल किट के अंदर दे रखा है। ये टूल किट वाला मीनिंग चाहे आप याद कर सकते हैं और इसके अंदर जो बातें बताई वही लिखी हुई है। इसके बाद हम करते हैं, इसको एक चार्ट के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जब आपको बताया था उत्पादन स्थान, यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्री है और ये क्या है, उपभोग का स्थान है। तो इसके बीच बीच में कौन सी क्रियाएं की जाएगी, क्रय विक्रय की और सहायक क्रियाएं, यानी कि खरीदेंगे, वस्तु को बेचेंगे। सहायक क्रियाएं जैसे जैसे इंश्योरेंस कराया, ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह ले गए, वित्त की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। तो ये सारा एरिया है वो क्या कहलाएगा, आपका कॉमर्स। तो इसमें कॉमर्स में बताया कि वाणिज्य उन सभी क्रियाओं का योग है जो वस्तुओं को उत्पादन स्थान से उपभोग स्थान तक पहुंचाने के लिए करनी पड़ती है। कुल मिलाकर एक लाइन में आप ये जवाब दे सकते हो। अब देखो, कॉमर्स जो है, कॉमर्स के कुछ कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट ऑफ कॉमर्स। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ट्रेड और एक होता है हमारे एक्सिलरीज टू ट्रेड, सहायक क्रियाएं। अब देखो, ट्रेड होता है उसमें तो हम खरीदने बेचने, क्रय विक्रय का काम करते हैं। और ये जो होते हैं एक्सिलरीज टू ट्रेड होती है, ये व्यापार सही तरीके से चलता रहे, इसमें ये हेल्प करती है, ये सहायता करती है। इस कारण से इन दोनों को मिलाकर ही कॉमर्स कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले इन दोनों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम ट्रेड क्या है, व्यापार जिसको कहते हैं।
व्यापार जहाँ भी आ जाता है वह दिमाग में आ जाता है कि अगर कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है तो वो लाभ कमाने के उद्देश्य से ही करेगा। व्यापार मतलब क्रय विक्रय, यानी कि वो लाभ कमाने के उद्देश्य से क्रय विक्रय करेगा। तो इसका हम डिटेल से पढ़ते हैं। व्यापार का अर्थ लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं के क्रय विक्रय से, या आप ये कह सकते हो कि व्यापार का अभिप्राय क्रेता विक्रेता दोनों के आपसी लाभ हेतु वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय। यानी कि या तो आप कह सकते हो कि व्यापार का मतलब लाभ कमाने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करना, या आप कह सकते हो कि क्रेता और विक्रेता दोनों ही खुद अपने अपने लाभ कमाने के लिए ये क्रियाएं करते हैं, और जो व्यक्ति इन क्रियाओं को करता है उनको हम ट्रेडर व्यापारी कहते हैं, और उनकी क्रियाओं को हम व्यापार कहते हैं। अब देखो, ये व्यापार होता है वो छोटे से छोटे लेवल पे भी हो जाता है और बहुत बड़े लेवल पे भी हो जाता है। अगर मान लेते हैं एक व्यक्ति रेहड़ी पर अगर कोई माल लगा कर बेचता है तो वो भी उसका छोटा सा व्यापार होगा। एक गली में दुकान खोलकर भी व्यापार कर सकता है। एक बड़ा सा डिपार्टमेंटल स्टोर भी खोल लेता है, शोरूम भी खोल सकता है। तो इस तरह से व्यापार की कोई लिमिटेशन नहीं है कि वो बहुत बड़ा होगा छोटा, वो छोटा भी हो सकता है, वो बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो इस तरह से व्यापार जो होता है केवल एक जगह पे भी फिक्स नहीं होता। आप व्यापार अपने गांव के एरिया में भी कर सकते हो, आप ज़िले में भी कर सकते हो, आप स्टेट में भी कर सकते हो। तो इस तरह व्यापार छोटा मतलब थोड़ी एरिया में किया जाता है, बड़ा मतलब ज़्यादा लंबे एरिया को कवर करके किया जाता है। तो ट्रेड के बारे में हम पढ़ेंगे, इसको एक चार्ट के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। ट्रेड दो टाइप का होता है, एक होता है देसी ट्रेड जिसको होम ट्रेड कहते हैं, एक होता है विदेशी जिसको फॉरेन ट्रेड कहते हैं। अब जो देसी होता है जो अपने देश के अंदर किया जाता है, इसके कारण इसका नाम होम या देसी रखा गया है। स्थानीय स्तर पर हो गया, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। और ये जो तीनों है, ये तीनों ही कैसा व्यापार करते हैं? थोक व्यापार और फुटकर व्यापार, तीनों ही। अब आता है फॉरेन ट्रेड भी तीन टाइप का होता है। एक होता है इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, एक होता है केवल निर्यात करते हैं, और एक होता है कि आयात कर लिया किसी देश से फिर किसी दूसरे देश को बेच दिया, उसको हम कहते हैं पुनः निर्यात। तो इनको हम डिटेल से करेंगे। सबसे पहला आता है हमारा होम ट्रेड। होम ट्रेड के नाम से ही पता चल जाता है कि जो जब वस्तुओं का क्रय विक्रय किसी देश की सीमा के अंदर ही होता है तो उसे हम देशी व्यापार कहते हैं। ये तीन तरह का होता है। लोकल ट्रेड, स्थानीय है ना, अपने स्थानीय लेवल, लोकल लेवल, लोकल ट्रेड। स्थानीय व्यापार जो होता है किसी गांव या कोई कस्बा कह लो, या आप ये कह सकते हो कि एक जिले तक ही सीमित रहता है, और इसमें केवल उन वस्तुओं का व्यापार किया जाता है जो नाशवान होती है, या हम कह सकते हैं रूटीन में यूज करने वाली होती है, जैसे ताज़े फल हो गए, मिठाइयाँ, दवाएं, सब्जियाँ, इस तरह के वस्तुओं का व्यापार किया जाता है। दूसरा आता है स्टेट लेवल। स्टेट यानी कि एक स्टेट के अंदर किया जाता है, एक स्टेट के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनमें आपस में इस तरह का व्यापार किया जाता है, जिसको हम स्टेट लेवल का व्यापार कहते हैं। जैसे अनाज होगी, दालें, बर्तन, इस तरह का व्यापार स्टेट लेवल पे किया जाता है। इसके बाद आता है इंटरस्टेट। इंटरस्टेट जो ट्रेड होता है उसको नेशनल लेवल का ट्रेड भी कहते हो। इंटरस्टेट मतलब दो स्टेट, दो या दो से ज़्यादा स्टेट के बीच में किया जाता हो, या दो स्टेटों के बीच में आपस में जो व्यापार किया जाता हो उसको हम इंटरस्टेट ट्रेड कहते हैं। जैसे जब हिमाचल प्रदेश का कोई व्यापारी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या किसी अन्य व्यापारी के साथ क्रय विक्रय की ये डीलिंग करता है, तो ऐसे व्यापार को हम क्या कहेंगे? इंटरस्टेट ट्रेड कहेंगे। इसमें कौन सी वस्तुओं का ट्रेड किया जाता है ज़्यादातर? जैसे चीनी, कपड़ा, मशीनरी। कहीं पर चीनी, किसी स्टेट में गन्ना ज़्यादा होता है तो वहाँ चीनी ज़्यादा होती है, किसी स्टेट में कपास ज़्यादा होती है तो वहाँ कपड़ा ज़्यादा बनता है, और किसी स्टेट में मशीनरी का निर्माण ज़्यादा होता है। तो इस तरह से अलग अलग स्टेट अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनके पास जो एक्सेस में प्रोडक्ट है वो दूसरे स्टेट को बेच देते हैं, और जो कमी होती है वो दूसरे से खरीद लेते हैं। इसके बाद आता है ये हमारा थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। ये तीनों तरह के जो ट्रेड होते हैं, लोकल हो गया, स्टेट हो गया, इंटरस्टेट हो गया, तीनों ही कर सकते हैं ये। अब मीनिंग पढ़ेंगे थोक व्यापार, होलसेलर और ट्रेड और रिटेल ट्रेड क्या होता है। होलसेल ट्रेड का अभिप्राय ऐसे व्यापार से है जिसके अंतर्गत जो थोक व्यापारी होता है वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादकों से माल खरीदता है, और फिर वो
उत्पादकों से, या फिर ये कह सकते हो एजेंटों से माल खरीदता है और बेचता किसको है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में फुटकर व्यापारियों को बेचता है। यानी कि वो बल्क में माल खरीद लेता है उत्पादकों से। और ज़्यादातर ये जो होलसेलर होते हैं वो ज़्यादातर एक ही प्रोडक्ट में व्यापार करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि चीनी का थोक व्यापारी, कपड़े का थोक व्यापारी, तो ये केवल चीनी का व्यापारी तो वो केवल चीनी ही का ही व्यापार करेगा, पर वो चीनी की सारी वैरायटी रखेगा, वो कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं रखेगा। कपड़े का है तो वो कपड़े का ही व्यापार करेगा, कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं रखेगा। ये थोक व्यापारी की एक खासियत होती है कि वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में माल खरीदता है और फिर आगे बेचता किसको है, रिटेलर को बेच देता है। रिटेलर उसके पास आते हैं और वो उनको माल बेच देता है जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद आता है फुटकर व्यापारी। जो फुटकर व्यापारी होता है वो थोक व्यापारी यानी कि होलसेलर से माल खरीद कर लाता है और फिर वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता अनुसार बेचता है। जैसे चीनी का एक थोक व्यापारी है, चीनी का थोक व्यापारी मील में से टनों के अंदर चीनी खरीदता है, पर एक फुटकर व्यापारी होता है वो थोक व्यापारी से ज़्यादा एक बोरी चीनी खरीदेगा और फिर वो आगे उपभोक्ताओं को किलो 2 किलो इस तरह से करके वो आगे थोड़ी थोड़ी मात्रा में करके बेचता है। तो ये जो दो टाइप है, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड, ये लोकल लेवल पे भी हो जाते हैं और इसमें स्टेट लेवल पे भी हो जाते हैं और इंटर स्टेट लेवल पर भी हो सकती हैं, इसलिए ये तीनों से रिलेट करते हैं। इसके बाद सेकंड टाइप आता है हमारा फॉरेन ट्रेड। क्या होता है फॉरेन ट्रेड, यानी कि जो देश की सीमा को क्रॉस करके जो ट्रेड किया जाता है वो फॉरेन ट्रेड होता है। और आजकल तो इसकी इम्पोर्टेंस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि कोई भी देश आज के टाइम में अपनी वस्तुओं से संबंधित आवश्यकताओं को खुद पूरा नहीं कर सकता, वो दूसरे कंट्री पर डिपेंड रहता ही है। तो इसलिए क्या होता है कि जो कंट्री कम कॉस्ट में ज़्यादा वस्तुएं बना लेती है उनको तो वो बाहर सेल कर देता है, अदर कंट्री को एक्सपोर्ट कर देता है। और जो वस्तुएं उनकी वहाँ पर बनाने में या तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है या बना ही नहीं सकते, तो ऐसी वस्तुओं को वो दूसरे देशों से खरीद लेती है। तो ये भी 3 टाइप के होते हैं, 3 अंग होते हैं इसके। सबसे पहला होता है इम्पोर्ट ट्रेड। एक देश का व्यापारी अगर दूसरे देश के व्यापारी से माल खरीदकर अपने देश में लाता है तो उसको हम कहते हैं इम्पोर्ट ट्रेड। जैसे भारत ईरान से पेट्रोलियम पदार्थ लाता है। एक्सपोर्ट क्या होता है, जब एक देश का व्यापारी दूसरे देश को व्यापारी को माल बेचता है और वो माल दूसरे देश में भेजता है तो इसे हम निर्यात कहते हैं। जैसे भारत सूती कपड़ा बाहर बेचता है, चाय, जूट, मसाले वगैरह इस तरह की चीज़ें भारत निर्यात करता है, दूसरे देशों में बेचता है। इसके बाद आता है पुनः निर्यात। पुनः निर्यात का मतलब होता है पहले तो आपने आयात कर लिया, फिर किसी और कंट्री को आपने निर्यात कर दिया। इसमें क्या होता है, जैसे कि ऐसे व्यापार को पुनः निर्यात कहते हैं। इस प्रकार के व्यापार में एक देश 2 देशों के बीच में एक टाइप से मिडलमैन का काम करता होता है। माल बंदरगाह पर उतार कर या फिर कई बार जो जहाज होते हैं उसमें से माल उतारते ही नहीं, सीधा किसी दूसरी कंट्री को बेच देती हैं। तो इस तरह से एक कंट्री से माल मंगवा लिया और दूसरी कंट्री को माल बेच दिया, तो उसको कहते हैं इंटरपोर्ट ट्रेड। एग्जाम्पल, जैसे इंग्लैंड जो है दक्षिण अफ्रीका से माल मंगवा कर यूरोपियन कंट्रीज को सेल करता है, तो वो पुनः निर्यात व्यापार उसको कहेंगे। अब इसके बाद आता है कि व्यापार के बारे में तो हमने पढ़ लिया, पर व्यापार में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत सारी सहायक क्रियाएं भी होती हैं, और वो कौन कौन सी एक्टिविटी होती हैं और कौन कौन सी हमारी बिजनेस में या ट्रेड में जो प्रॉब्लम आती है उसको दूर करती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें आपको व्यक्तियों की ज़रूरत होगी, तो वो मिडलमैन दूर करेंगे। अगर आपको प्लेस की दिक्कत होगी तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है उसके द्वारा दूर होगी। टाइम की जो है वो प्रॉब्लम आएगी, वो वेयर हाउसिंग दूर करेगा। रिस्क कोई होगा तो इंश्योरेंस के द्वारा दूर किया जाएगा। अगर कोई फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो बैंकिंग सेक्टर दूर करेगा। और अगर मान लो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो वो एडवर्टाइजिंग दूर करेंगी। कुल मिला के 6 टाइप की बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम आती है,
और 6 टाइप की ही एक्टिविटी है जो जो भी प्रॉब्लम है उनको दूर करने के लिए ये एक्टिविटी की जाती है। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है मिडलमैन। मिडलमैन होता कौन है? क्योंकि आपने देखा होगा कि वस्तुओं को बनाने वाले जो होते हैं वो बहुत सीमित होते हैं और उनको उपभोग करने वाले बहुत सारी संख्या में होते हैं। तो ऐसा कभी संभव नहीं होता कि उपभोक्ता सीधा ही उत्पादक से वस्तुएं खरीद ले या उत्पादक अपना वस्तुएं जो बनाए वो उपभोक्ता को दे। ऐसा संभव नहीं होता। तो इस प्रकार वस्तुओं के क्रय विक्रय और व्यापार में एक पहली समस्या आ जाती है, वो है व्यक्तियों की समस्या। और इस समस्या को दूर कौन करते हैं? मिडलमैन दूर करते हैं। वो मिडलमैन किस नाम से आते हैं? थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, एजेंट के नाम से आती है। जैसे एक चैन के द्वारा आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हो। उत्पादक ने माल बना लिया, उपभोक्ता यहाँ इस कोने पे बैठा है, तो ये मिडलमैन आएंगे, ये व्यक्ति है, ये आएंगे, उत्पादक से थोक व्यापारी माल ले जाएगा, थोक व्यापारी से फुटकर व्यापारी, और इस तरह से गली मोहल्ले में उपभोक्ता जो बैठा है वहाँ तक माल पहुँच जाएगा। तो इस तरह से मिडलमैन की समस्या को दूर किया जाता है। व्यक्तियों की समस्याओं को दूर करते हैं मिडलमैन। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। अब सेम प्रॉब्लम आ गई कि उत्पादन करने वाले इस कोने में बैठे हैं और उपभोग करने वाले यहाँ। अब वस्तु यहाँ से चलकर यहाँ पर अपने आप कैसे आए? नहीं आ सकती। तो इतनी जगह दूर दूर फैले हुए उपभोक्ता तक वस्तुएं पहुँचाने के लिए किसकी जरूरत? एक समस्या आ जाती है कि कैसे पहुँचाई, और उस समस्या का समाधान केवल ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि इसके द्वारा जो वस्तुएं होती हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुँचाई जा सकती है। एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि यहाँ प्रोड्यूसर बैठा है और यहाँ उपभोग करने वाले बैठे हैं। तो अब इनको ये नहीं पता कि ये जो वस्तु है वो किस रेट में मिल रही है, कैसे मिल रही है। ये वाले जो है ए पार्टी है और ये बी पार्टी। जो बी पार्टी है वो ए पार्टी के साथ डीलिंग कैसे करे। तो यहाँ पर डीलिंग का जब नाम आ जाता है वर्ड, तो इसका मतलब इनके सामने कम्युनिकेशन की समस्या उत्पन्न हो गई। और कम्युनिकेशन की जो समस्या है वो किसके द्वारा दूर की जा सकती है? टेलीफोन, तार, पत्र, टेलेक्स, आजकल ईमेल वगैरह बहुत सारे आधुनिक साधन चल पड़े हैं, उनके द्वारा इस समस्या को दूर किया जा सकता है। इसके बाद आता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग की ज़रूरत कब पड़ती है? कई बार बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका उत्पादन साल के कुछ ही दिनों में होता है, कुछ महीनों में होता है, और उनका यूज जो होता है रेगुलर होता है। चीनी का एग्जाम्पल लेती है। चीनी का उत्पादन नवंबर से मार्च तक होता है, पर इसकी मांग जो होती है पूरे साल होती है। अब तैयार माल को उसके समय से और उपभोग समय तक स्टोर करके रखना पड़ता है। अब कहाँ करेंगे स्टोर की समस्या आ गई। तो ये वाली समस्या जो होती है वेयर हाउस जो होता है वो दूर करता है। बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं, उनमें स्टोर कर दी जाती है चीनी, और मार्च के बाद जब इसका प्रोडक्शन बंद होता है तब भी इसकी खपत तो रहती है, तो ये सप्लाई कंटिन्यू रहती है मार्केट में, कभी भी कमी नहीं आती। अब इसका एक फ़ायदा और भी हो जाता है। जब आप लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हो तो आपको कुछ बचते भी मिलनी शुरू हो जाती है, पर कॉस्ट आपकी पर आइटम कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से जो हमारे वेयर हाउस होता है वो टाइम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है उसको दूर कर देता है। अब आता है इंश्योरेंस। अब देखो बिजनेस हम छोटे लेवल पे करें, बड़े लेवल पे करें, एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल भेजना पड़ता है, गोदाम में भी रखना पड़ता है। तो एक समस्या और सामने आ जाती है कि माल को नुकसान ना हो, क्योंकि माल को नुकसान होने का डर रहता है, चोरी होने का भी डर रहता है, आग से जल जाने का भी डर रहता है, कोई और प्राकृतिक कारण है उनसे भी नुकसान होने का डर रहता है। तो एक समस्या आ जाती है, हर टाइम डर लगा रहता है कि किसी कारण से हमारे बिजनेस में जो हमारे पास प्रोडक्ट पड़ा है, माल पड़ा है, उसको नुकसान ना पहुँचे। तो इस तरह की जो समस्या आती है, जो डर होता है, उसको दूर किया जा सकता है केवल इंश्योरेंस के द्वारा। जो बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है, अपने गोदाम में माल पड़ा है उसका कुछ अमाउंट प्रीमियम देकर इंश्योरेंस करवा लेता है और निश्चिंत हो जाता है, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी होती है एक प्रीमियम के बदले 1 साल का रिस्क अपने ऊपर ले लेती है। तो बिजनेसमैन फ्री हो जाता है इस रिस्क से। इसके बाद आता है बैंकिंग क्या होती है। अब देखो वित्त,
बैंकिंग क्या प्रोवाइड करती है? पूंजी, वित्त प्रोवाइड करती है। और जो वित्त होते हैं वो व्यवसाय की रीढ़ की हड्डी होती है। जिस प्रकार मनुष्य रीढ़ की हड्डी के बिना चल फिर नहीं सकता, सेम उसी तरह से पूंजी के बिना, पैसे के बिना या वित्त के बिना कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता, क्योंकि पैसे की हर टाइम ज़रूरत होती है। जैसे कच्चा माल खरीदने से लेकर हम वस्तुओं को बेचने तक ज़रूरत पड़ती है। कई कंडीशन ऐसी होती है, आजकल तो कंपनियां बेचने के बाद आफ्टर सेल सर्विस भी स्टार्ट करती है, तो उसके लिए भी ज़रूरत पड़ती है। तो कोई भी व्यवसायी ऐसा नहीं है कि जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हो। हर एक के पास पैसे की, बिजनेसमैन के पास पैसे की शॉर्टेज होती है, और इसका जो बिजनेसमैन होता है उसको बार बार प्रबंध करना पड़ता है। तो इस समस्या को ये दूर कौन कर सकता है? केवल बैंकिंग सेक्टर ही इस समस्या को सुलझा सकता है। वो क्या करेगा? एज ए लोन के तौर पर फाइनेंस प्रोवाइड करके बिजनेसमैन की ये फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको दूर करता है। इसके बाद आता है एडवर्टाइजिंग। अब देखो, आज लगातार प्रतियोगिता दिन दूना रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। रोज़ अगर देखो तो रोज़ नया नया प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है। अगर आप ये सोचो कि हमने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, अच्छी क्वालिटी का बना लिया, और ये सोचकर कि अपने आप बिक जाएगा, तो ऐसा सोचकर बैठना बहुत बड़ी भूल होगी। क्योंकि जब तक आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को नहीं बताओगे, उसको अपने प्रोडक्ट की ओर आकर्षित नहीं करोगे, उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी नहीं दोगे, तब तक कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि उसको जानकारी नहीं है। तो इस तरह की जो समस्या होती है, अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने से रिलेटेड जो समस्या होती है, उस समस्या का समाधान एडवर्टाइजमेंट की सहायता से किया जाता है। और एडवर्टाइजमेंट क्या करती है? जो हमारे संभावित क्रेता होते हैं उनके ज्ञान में वृद्धि करते हैं। संभावित क्रेता कौन होते हैं? वो होते हैं जो अभी तक हमारे प्रोडक्ट को खरीद नहीं रहे हैं। वो प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बार बार देखेंगे तो वो भी आकर्षित हो जाएंगे और ख़रीद लेंगे। इस तरह से हमारी जो एडवर्टाइजमेंट यानी कि जो एक इन्फॉर्मेशन देने से रिलेटेड जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो इस तरह से कॉमर्स के अंदर आप कह सकते हो कि आपने ये बहुत सारी एक्टिविटी की है। ये सारी एक्टिविटी इसके अंदर शामिल होती है और ये बहुत सारी समस्याओं को दूर करती हैं। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले है एक्टिविटी। इसमें प्रोडक्शन, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन और इसमें क्रय विक्रय। कैपिटल रिक्वायरमेंट, इसमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है। इसमें जो स्थायी पूंजी की कम और कार्यशील की ज़्यादा होती है, और इसमें भी स्थायी पूंजी की कम और कार्यशील पूंजी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्कोप क्या होते हैं? इसमें 3 टाइप की इंडस्ट्री देखी थी आपने, प्राथमिक, गौण और सेवा। और इसके अंदर 2 तरह के ट्रेड देखे थे, 2 तरह की एक्टिविटी, ट्रेड और एक्सिलरीज टू ट्रेड। और इसमें होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। इसके बाद आता है यूटिलिटी, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। इंडस्ट्री में किसी वस्तु के रूप में परिवर्तन करके उपयोगिता बढ़ाई जाती है। और जो हमारा ये होता है कॉमर्स, इसके अंदर प्लेस और टाइम यूटिलिटी का सृजन किया जाता है, पोसेसन का भी किया जाता है। और ट्रेड के अंदर क्या होता है? पोसेसन यूटिलिटी क्रिएट की जाती है। जोखिम किस में ज़्यादा होता है? सबसे ज़्यादा जोखिम इंडस्ट्री में होता है, कॉमर्स में कम होता है और ट्रेड में भी कम होता है। म्यूचुअल इंडिपेंडेंस। अब देखो, जो ट्रेड होता है वो कॉमर्स और जो इंडस्ट्री होती है वो कॉमर्स और ट्रेड दोनों पर डिपेंड करती है। इसी तरह जो कॉमर्स होती है वो ट्रेड के बिना संभव ही नहीं हो सकता, और जो ट्रेड होता है वो भी कॉमर्स और इंडस्ट्री के बिना उसका भी कोई औचित्य नहीं है। तो इस तरह से आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है स्टूडेंट। अगर आपको अच्छा लगा है, समझ आया है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।